प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 जो NCERT का चैप्टर 1 है उसका लास्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। और इस गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें मोस्ट प्रोबेबली जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हम लोगों को बात करनी पड़ेगी एरियल वेक्टर पर आज के इस वीडियो लेक्चर में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड एंगल पर और इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर और इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। और इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे प्रॉपरली गॉसेस थ्योरम के प्रूफ और स्टेटमेंट पर। ओके, गॉसेस थ्योरम मतलब प्रूफ विद स्टेटमेंट। ओके, प्रूफ विद स्टेटमेंट। तो एक्चुअल में हम लोगों को इतनी चीजों पर डिस्कशन करना होगा। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम लोग एरियल वेक्टर पर डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ओके, एरियल वेक्टर आप इस चीज को देख लीजिएगा, एक ही बार में थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कोई भी हमारे पास में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई सरफेस हो, कहीं भी किसी भी टाइप का सरफेस, उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारे पास में एरियल वेक्टर होता है। मीन्स कि वो उसके सरफेस एरिया के वेक्टर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है वो सरफेस एरिया पर वेक्टर बन जाता है। जैसे हमारे पास में कोई एक ये सरफेस है जिसका एरिया A है। ओके, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए जो भी आपका मन हो और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया n कैप। तो आप जानते हैं बेटे कि हम लोगों के लिए एरिया ये क्या बन गया, वेक्टर, और इसकी वैल्यू होगी a n कैप। क्लियर? और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप जानते भी होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में कि यूनिट वेक्टर का मतलब अगर हमारे पास में कोई भी वेक्टर a इज इक्वल टू दिया है xi प्लस yj प्लस zk, अगर ऐसे कोई वेक्टर दिया गया है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास में कि a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर a। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर a और मॉड को वेक्टर a से या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लेंगे और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके उस यूनिट वेक्टर से अगर हम एरिया के साथ मल्टीपल कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा एरियल वेक्टर। यू वेल नोन अबाउट दैट कि परपेंडिकुलर वेक्टर एक होगा जिसको हम लोग परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, जैसे अगर हमारा ये बोर्ड एक सरफेस है और इसका एरिया A है तो आइदर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर दिस साइड otherwise inside। तो these both type of perpendicular vector represent the aerial vector। okay, मीन्स परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे एरियल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये एरियल वेक्टर का यही कॉन्सेप्ट है और ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से n को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। हमारे पुराने लेक्चर्स आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से बताएंगे। क्लियर? इसके बाद में आता है हमारे पास में एक सॉलिड एंगल। क्लियर? ये भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को लगाना नहीं है। सॉलिड एंगल आता है, हम लोग एक ऐसे समझ लें जब मार्केट में जाते हैं ना तरबूज खरीदने के लिए, वाटरमेलन खरीदने के लिए, उसमें जो पीस कट करके दिखाता है जिसके बाद में दिखाने के बाद जो होल बन जाता है वो हमारे पास में सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इस तरह से कि अगर हमारे पास में ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, सर्कुलर नहीं है, याद रखिएगा, ये स्फेरिकल सरफेस है जिसकी हमारे पास में रेडियस r है। तो यहाँ से हमने कोई इस तरह से एक सरफेस कट कर लिया इस तरह से। क्लियर? और ये हमारे पास में जो ये इस तरह से ये अंदर ये जो एंगल बन गया है, क्लियर, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल और इसको हम लोग d ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर एक परपेंडिकुलर एरियल वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, वो हमारे पास में एरिया पर परपेंडिकुलर है dA। और हमने छोटे से स्मॉल एक
स्मॉल सॉलिड एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। हमने ये ड्रॉ कर दिया डी ए, ओके क्लियर, और डी ए परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, ये बात लिखना जरूरी है कि वी नो दैट एरिया always directly proportional to the square of radius of any circle as well as also the sphere। तो हमारे पास में जो एरियल एलिमेंट है डी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, ओके क्लियर। हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो किसी एक कांस्टेंट से मल्टीपल कर देते हैं, तो डी ए इज इक्वल टू डी ओमेगा आर स्क्वायर, वेयर डी ओमेगा इज element of solid angle, solid angle of element या elemental area, एरिया डी, ओके। ये हमारे पास में एक एरिया के छोटे से एलिमेंट का सॉलिड एंगल एलिमेंट डी ओमेगा है, ओके। तो पूरे सरफेस के लिए, और इस सरफेस का एरिया हमने ए बना दिया है, तो पूरे सरफेस के लिए अगर हम लोग डी ओमेगा की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर पहले तो डी ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ना कि एरिया छोटे 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 बहुत छोटे छोटे एरिया के पीसेस से मिलकर के पूरा स्फीयर बना होगा। तो जब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं एक जैसी, उनको अगर ऐड करना हो तो हमें सम करना हो तो वो एक समेशन होता है, और बड़े वाले समेशन को आइदर वी डिनोट द सिग्मा और वी डिनोट बाय द इंटीग्रेशन। तो नाउ वी टेकन द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस सरफेस, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि टोटल सॉलिड एंगल, ठीक है, ड्यू टू एरिया ए, पूरा सरफेस का एरिया, तो हम लोग यूज कर देते हैं ये सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त, आप यहां से इस चीज को देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन है और इसको क्लोज सरफेस के लिए बात कर दी गई है, इसलिए बाकी कोई नया नहीं किया गया है कि नहीं ऐसा सिंबल लगा दिया गया तो इंटीग्रेशन से हम भाग गए, नहीं है हम वहीं। तो दिस इज डी ओमेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में एरिया ए हो जाएगा और ये आर स्क्वायर। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, या आप डायरेक्ट में आपको एक बेसिक फार्मूला देता हूँ, एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ओके। अगर n इक्वल टू 0 है तो हमारे पास x टू द पावर 0 का मतलब 1 इंटू डी एक्स मीन्स डी एक्स, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके। ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे डी ए था तो दिस इज इक्वल टू ए, यहाँ डी ओमेगा है तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर। अभी एरिया इस स्फेरिकल सरफेस का हमारे पास में क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड नाउ आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, ओके। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ से 2 3 4 चीज़ें आती हैं जिनको आप थोड़ा माइंड में डाल लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि ये हमारे पास में जो फॉर्मूला हम लोगों ने वैलिड करके ये लिखा हुआ है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये किस कंडीशन में राइट डाउन किया है, जब हमारे पास में इस तरह की सिचुएशंस है कि ये डी ए हमारे पास सीधे सीधे प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास में इस कंडीशन में डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपके पास में 2 कंडीशन और ऑक्युपाई हो सकती है, जैसे कि एक कंडीशन ये हो गई कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया, क्लियर, ये हमारे पास सरफेस जो है ना वो कुछ इस तरह से हो गया, मतलब नीचे को।
अब हमारे पास में एरियल वेक्टर जो होगा वो इस तरह से जा रहा होगा DA, क्लियर, और ये हमारे पास में इसका DA cos थीटा, थीटा एंगल पे जा रहा है। DA हमारे पास वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज वेक्टर, ओके। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास में DA वेक्टर है, वो मैं लगा नहीं पाया, ओके, क्लियर। तो ये आपके पास में इस तरह से यहाँ पर भी देखो लगाना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरियल वेक्टर की, ओके। यह तो इस तरह की कंडीशन होगी। एक आपके सामने ऐसी कंडीशन बन सकती है कि ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाए एरिया, तो इसका एरियल वेक्टर इधर की तरफ निकल जाएगा DA वेक्टर, तो आप इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को DA cos थीटा इधर की तरफ दिखाएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली कंडीशन में तो नॉर्मली फिक्स्ड हो गए आप, यहाँ की कंडीशन के लिए आप याद रखिए दोनों केसेस में d ओमेगा इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और DA के साथ में अगर हम 1 मल्टीपल मान लेते हैं तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि d ओमेगा इक्वल टू DA इंटू यूनिट वेक्टर कोई n कैप है और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और आप जानते हैं ना कि A डॉट B इक्वल टू हमारे पास AB cos थीटा होता है, तो DA डॉट n कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो हो जाएगा DA इंटू 1 cos थीटा, तो दिस इज DA cos थीटा। तो आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। ये हमारा सीन था सॉलिड एंगल और एरियल वेक्टर का। इसके आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, ओके।